हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको भारत की मिट्टियों के बारे में परिचय कराया था और इसी क्रम में आज हम जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ से संबंधित जानकारी है, क्योंकि कैलेंडर अभी आयोग ने जारी नहीं किया है। चुनाव के इस पर्व में हम लोग देख रहे हैं कि छठवें चरण का चुनाव जो कि 25 तारीख को था, समाप्त हो चुका है। अब 1 तारीख को 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस चुनाव के बाद ही हमको लगता है कि कैलेंडर जारी करेगा आयोग, कुछ ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जब तक आपकी कैलेंडर जारी नहीं हो जाता, कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। आप यूट्यूब पे सभी चैनलों पे देख रहे हैं, लोग अलग अलग डेट बता रहे हैं, बट उसके हिसाब से आप लोग मत पढ़िए। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी करिए, मेंस का भी पढ़ते रहिए और प्री के लिए देखते रहिए और करंट से लगातार जुड़े रहिए, चीज़ों को एक एक करके समझते रहिए। तो जैसी डेट आपको आएगी वैसी अपडेट आपको मैं बता दूंगा। और वैसे आप लोग इतना अपडेट हैं कि जान जाएंगे सारी चीज़ें। तो आयोग साइट पे अपने कुछ दिन बाद अपलोड करेगा, तो आप जान जाएंगे कि कब कैलेंडर जारी होगा, तो क्या होने वाला है। वैसे 2-3 महीने बाद ही लगभग मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आएगी। तो आप पढ़ते रहिए, ऐसे क्या कहा जा सकता है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा जो कि भारत की नदियों में, मैंने बताया था ये क्लास यूपी पीसीएस आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत की जो नदियाँ, भारत की जो मिट्टियाँ हैं, भारत की मिट्टियों के बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा परिभाषित किया था, सारी मिट्टियों को बताया था, एक मैप तैयार किया था, उसमें सारा मिट्टियों का वितरण बताया था। आज हम जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री में तो क्वेश्चन आएंगे, ये 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सी रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखिए, जलोढ़ मृदा के बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होती है और ये कैसे इसका निर्माण होता है, भारत में किस कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जलोढ़ मृदा ये भारत में विस्तृत क्षेत्र में क्या होती है, पाई जाती है, विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण नदियाँ जो होती है, कि जो नदियाँ पहाड़ों से काट के, पहाड़ों नदियों के द्वारा लंबे समय से पर्वतों को, लंबे समय से क्या होता है, पहाड़ों या पर्वतों को क्या करते हैं, काट कर निम्न ढालों में अवसादों के जमा करने, निम्न ढालों जो नीचे के ढाल है वहां पे अवसादों के जमा करने से हुआ है, किसका, जलोढ़ का। ठीक, यह भारत में विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और ये कैसे होता है इसका निर्माण, ये नदियां जो होती है पर्वतों को बहुत समय से विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, और ये नदियों का निर्माण देखिए लंबे समय से पर्वतों को काट कर निम्न ढालों में अवसादों के जमा करने से हुआ है। ठीक, बहुत ही लंबे समय से ये क्या करें द्वारा, लंबे समय से पर्वतों को काट कर निम्न ढालों में अवसादों के, अवसाद जहाँ निम्न ढाल है वहां पे अवसाद के जमा होने से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, जलोढ़ का। इस प्रकार की मिट्टी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तटीय मैदान में पाया जाता है। जैसे समझ में आया आपको, जैसे गोदावरी हुई या गंगा यमुना के जो क्षेत्र हुए, वहां पे ये सब, वहां से नदियां आती हैं ऐसे करके। तो इसके जो, और जो तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक, तटीय मैदानी क्षेत्र, वहां पे इसका निर्माण होता है, किसका, जलोढ़ मृदा का। अब ये संरचना के आधार पे हम लोग अगर देखें, संरचना के आधार पे, यहाँ पे संरचना लिख लीजिए, संरचना, संरचना के आधार पे 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मृदा। 2 प्रकार में क्या होती है, एक खादर होती है, एक बांगर। तो ये नवीन जलोढ़ कौन सी कहलाती है, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। ये जो नई वाली होती है, नई अभी बन रही है, उसे नवीन जलोढ़, नई जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसको आप समझिए, नई जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसे खादर कहेंगे। जो पुरानी जलोढ़ होगी, पुरानी जलोढ़, जलोढ़, ठीक, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहेंगे। ठीक, इतना चीजें तो आप जान गए कि संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
एक नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। अभी मैं मैप के अनुसार आपको मैप को बताऊंगा बना के कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है तो कैसे पाई जाती है, यहाँ में कहाँ कहाँ पे ये उपजाऊ होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और रासायनिक संरचना के अनुसार अगर हम इस मिट्टी को देखें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग देखिए, रासायनिक संरचना के अनुसार इस प्रकार की मिट्टी में पोटास की प्रचुरता होती है। क्या होती है? पोटास की प्रचुरता, मतलब ठीक ठाक स्थिति में प्रचुरता मतलब अधिकता पाई जाती है, प्रचुर। और जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। अब फास्फोरस, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन ही नहीं रहेगा और जैविक तत्व नहीं रहेंगे तो वहाँ पे फसल कैसे उगाई जाएगी? तो लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको कमी को पूरा किया जाता है और इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होती है ये मिट्टी? अब नदियाँ जो मिट्टी लाएंगी अपने साथ कितने जैविक तत्व लाती हैं तो आप जानते हैं। तो इसमें जैविक तत्वों की कुछ कमी होती है, लेकिन यह मिट्टी उपजाऊ भी होती है। इस प्रकार की मिट्टी क्या है? मुख्यतः चावल उगाने के लिए स्पेशल माना जाता है। जबकि कुछ क्षेत्रों में जैसे पुणे में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूँ उगाया जाता है इसमें, जैसे हरियाणा वगैरह में। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसमें ये जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें क्या होता है? गेहूँ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूँ। इस प्रकार से इसमें देखिए कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जो इसमें उत्पादकता है, इसमें जैविक तत्वों की कमी है, थोड़ी फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो इसमें एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक। अरे पोटास, पोटेशियम नहीं, सॉरी, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। एनपीके मतलब एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी से पोटास, के पी से फास्फोरस, के से पोटास, ठीक है। पोटेशियम, ऐसे पोटास के से होगा और पी से फास्फोरस। देखिए एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, पोटास। पोटास और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीन चीजों को मिला देने से इसकी क्या होती है? उत्पादकता बढ़ जाती है। किसके? इस मिट्टी में। तो इसको मिलाने से क्या होती है? इस उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मिट्टी में एनपीके उर्वरक अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसे उर्वरक आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफी। अब इसमें ये चीजें मिला के आप लोग इसमें खेती करते हैं किसान, तो उनके लिए क्या होती है? ये बहुत ही उपयोगी होती है। अब आइए मैं मैप के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे तो आप देखें कि लंबे समय से पर्वतों को क्या करिए, काट कर निम्न ढालों में अवसादों के जमा करने से हुआ है इसका निर्माण, किसका? जलोढ़ का। इस प्रकार की मिट्टी गंगा, यमुना, जो नदी का चैप्टर मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कुमार कॉन्सेप्ट पे जाके प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी में जाके देखेंगे। नदियां हैं जो नदी कहाँ गोदावरी है, कहाँ गंगा है, कैसे इसका बहाव क्षेत्र क्या बेसिन क्षेत्र है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाके गिरती हैं, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। और ये वहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ पे मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे आप इसमें आप समझेंगे मिट्टी का भारत में कैसे हुआ है। तो इस प्रकार की मिट्टी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तटीय मैदान तथा तटीय मैदान में पाया जाता है, तटीय मैदानों में भी। और संरचना के आधार पर इस पे हम देखेंगे कि एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो नई जलोढ़ जिसे हम कहेंगे वो क्या, जो नई वाली जलोढ़ रहेगी उसे हम कहेंगे खादर, और जो पुरानी जलोढ़ रहेगी उसे हम बांगर कहेंगे, ठीक। और रासायनिक संरचना के अनुसार इसको मैंने बता ही दिया कि मिट्टी में पोटास की प्रचुरता होती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की कमी होती है या मिट्टी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः चावल उपजाया जाता है। जबकि कुछ क्षेत्रों में जैसे पुणे, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूं उपजाया जाता है, ठीक। और अब मैं इसको आपको मैप से
भारत का मैप बता के थोड़ा सा बता दूंगा, तो मतलब कि इसकी कहाँ पे कैसे स्थिति है। चलिए इतने में बना दूंगा। आप लोग तो बना ही लेते होंगे, मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने इतनी बार अपनी क्लास में आपको ऐसे बना के बताया हुआ है ना। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। अब मैप बनाना अगर आप नहीं जानेंगे, भूगोल के स्टूडेंट हो, तो क्या ही मतलब है आप लोग। सिंपल तरीका है, अपना लीजिए। थोड़ा सा इस बारे में नहीं सही होता है तो दो दो बार में करके बना लीजिए। ऐसे में मैंने बना दिया सिंपल सा, कि आपको बता दूं, मुझे जरूरत है बस इतने की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश है ये ऐसे क्षेत्र है, यहाँ पे जलोढ़, और कुछ क्षेत्र इधर भी है तटीय क्षेत्रों में भी। ठीक, कुछ ऐसे भी है, ये तटीय क्षेत्रों में भी, ये जलोढ़ का मान लीजिए है शान, और कुछ यहाँ भी। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो इसकी क्या खेती है, गेहूं होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी में आप आ जाएंगे, पूर्व उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, पूर्वांचल क्षेत्र में, तो यहाँ पे चावल भी होता है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे इसका वितरण हुआ है। अब और मैंने जो पिछली क्लास में आपको मिट्टी का वो बताया, उसमें बाकायदे बना के बताया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे है, और एक एक मिट्टी के एक एक चीज को आपको थोड़ा सा अपने पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में तो मैंने ऐसे बता दिया, आप जब देखेंगे मैप खोल के देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका सही से वितरण है, तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, काली मृदा की। किसकी, काली मृदा की। तो आइए चलिए मैं काली मृदा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देखिए काली मिट्टी जो है कि अब इसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बाद ये काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है कैसे होता है, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से हुआ है। कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपर्दन और अपक्षयन से होता है। अब अपर्दन और अपक्षयन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे जब नदियां होती हैं, वो जब बहती हैं, बह के जल के द्वारा, चाहे वो काट के उसको धीरे धीरे काट काट के ले जाते हैं, तो वो अपर्दन होता है, कट के जाता है। लेकिन अपक्षयन क्या होता है, अपक्षयन जब सूर्य का प्रकाश या रासायनिक कोई क्रिया होती है जिसके कारण वो पत्थर चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, वो चट्टाने जो लावा के रूप में निर्मित होते हैं सूर्य के प्रकाश से, या फिर उस पर कोई जानवर जैसे मर जाता हो, उस पर कुछ दिन रखने के बाद सड़ जाता है, सड़ने की वजह से वहाँ पे जो भी रासायनिक क्रिया होती है जिससे कि वो पत्थर चट्टाने चटक जाती हैं, जिसके रासायनिक क्रिया होते फिर बारिश होते पे वो धुल जाता है, या इसी प्रकार अपक्षयन होता है। तो वो चट्टानों का चटकना जो कि बारिश या धूप के कारण जो चटक के होता है, वो टूटता है, वो अपक्षयन होता है जब प्रकाश सूर्य का पड़ता है। लेकिन अपर्दन क्या होता है, जब नदी का जल या प्रवाह जैसे भी उसमें होता है कट के जाता है, तो वो क्या कहता है, अपर्दन कहलाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टान जो होती है, लावा जब ज्वालामुखी या जो भी क्रिया होती है ज्वालामुखी से, तो वहाँ पे जो लावा निकल के वहाँ पे चट्टानों का निर्माण करते हैं, उस चट्टानों के अपक्षयन या अपर्दन से होता है, ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये काली मिट्टी कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर से पश्चिम क्षेत्र में कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इस आदि जगहों पे ये सब क्या पाई जाती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। रासायनिक संरचना के अनुसार देखा जाए तो इसमें पोटास पाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन वगैरह की जो होती है कमी होती है। देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात गुजरात कर्नाटक में पाया जाता है, इसमें रासायनिक संरचना के अनुसार पोटास पाया जाता है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। किसकी कमी होती है, फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन
और जैविक तत्व की क्या होती है, इसमें कमी होती है। अब ये आप सोचेंगे कि ये मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है, इसके लावा से जो चट्टाने बनती है उसका अक्षयवर्धन होता है, तो उससे इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने भारत का मैप बनाया है, ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन है ये सब क्या है, काली मिट्टी को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। यहाँ पे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी में हो गया, फिर महाराष्ट्र में हो गया, फिर कुछ क्षेत्र गुजरात का ले लीजिए, फिर कर्नाटक के क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र में देखिए। ठीक, आप मैप देखेंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या होता है कि यहाँ पे पाई जाती है। तो इस मिट्टी में पोटास होता है, पोटास पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन जैविक तत्वों की क्या होती है, इसमें कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, या मिट्टी चिकनी होती है। ठीक, आर्द्रता ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि आर्द्रता मतलब कि जब वायु में आप नमी होती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, उसको ऐसे रख देंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो ठंडा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक ठंडी बोतल ले लीजिए, ऐसे रख दीजिए, फिर कुछ बोतल के बाहर देखेंगे पानी पानी सा हो जाता है, तो वो इसका मतलब थोड़ी है कि कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ गया है। इसका मतलब यही होता है कि जो वायु में क्या होती है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, जब वो ठंडे पानी से टकराती है उस बोतल से, तो वो नमी उस पर रुक जाती है, तो वहीं पे पानी जैसे हो जाता है। वही हवा में जो होती है नमी होती है, वही आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी। उसको मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप जो बढ़िया से पढ़ाऊंगा। इतना सिंपल सा आप समझ लीजिए। तो इसमें ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसमें काली मिट्टी में। तो इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। इसमें आप खेती की बात करेंगे तो किसकी खेती की जाती है, कपास की। इस अगर आप ये देखिए क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती अब मुख्यतः होती है, मुख्यतः इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः, यहाँ पे मुख्यतः लिख दीजिए, मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। ठीक, ये यहाँ पे क्या होता है, काली मिट्टी में कपास की खेती क्या होती है, बहुत यही होती है। ठीक, और इन क्षेत्रों में होती है। ठीक, इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण ये काले रंग की होती है। अब जाहिर सी बात है, ये इसका रंग काला क्यों होगा, कि इसका लोहा पाया जाएगा, ये सब चीजें पाई जाएंगी तभी ना इसका रंग काला होगा। लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब चीजें पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, रंग काला होता है। और इसका निर्माण आप लोग जान गए कि लावा जो होता है, जब ज्वालामुखी आता है तो उसमें लावा मैग्मा जो होता है ऊपर पिघल के जब धरती पे आता है, तो ठंडा होने के बाद वो चट्टान के रूप में बन जाता है। तो चट्टानों का जब कभी अपक्षय अपरदन होगा, अपरदन या अपक्षयन होगा, तो वो टूट टूट के जब छोटे छोटे कण उसमें होंगे तो वो मिट्टी का निर्माण करते हैं, और उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। वो मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और रासायनिक संरचना के अनुसार पोटास पाया जाता है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैविक तत्वों की इसकी क्या होती है, इसकी कमी होती है। ठीक है, आप लोग जिसमें भी कमी थी, इसकी कमी है, इसको इम्पोर्टेंट देखिएगा। और इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, किसकी, कपास की खेती की जाती है। और इसमें लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब चीजें जो होती है ना, मैग्नीशियम, चूना, लोहा, इस वजह से इसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको मैंने इसके बारे में डिस्कस कराया। काली मिट्टी पहले जलोढ़ बताया, फिर काली मिट्टी बताया, और नेक्स्ट क्लास में लाल एवं पीली मिट्टी बताऊंगा, फिर इसके बाद लेटराइट मिट्टी बताऊंगा, मरुस्थलीय मिट्टी बताऊंगा। ऐसे करके मैं सारी मिट्टियों को 2 दिन में पूरे कर दूंगा क्लास को। लेकिन पहले इतनी क्लास है, आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और अपने और चीज़ों को अपने से बुक से खोज के भी पढ़िएगा। कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई समस्या आ रही होगी कहीं किसी चीज़ को समझने में, या पीछे के क्वेश्चंस में जो कि पीसीएस में पूछे गए हो, आरओ में पूछे गए हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिएगा, या तो मेरा नंबर इस पे है चैनल पे, आप उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हो। मैं आपकी सारी समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।